हेलो एवरीवन, मैं पुनः आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। आज चूँकि मैं जनरल रूल्स के 3 नियम, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को बता चुका हूँ और मुझे विश्वास है कि आप इसे देखे होंगे और समझे होंगे। मैं आपको बताते चलूँ कि यह स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ग्रामर का। अगर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते हैं तो आपको समझ आने वाला नहीं है। इस वीडियो को स्टार्ट करने के से पहले मैं आपको यह रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हमारा 3 वीडियो, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो अपलोड किया गया है उसको आप अवश्य देख लें, फिर आपको ये समझ आने लगेगा। आज का विषय है हमारा स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स, विशिष्ट नियम। और स्पेशल रूल्स में आपको यह जानना है कि हम कैसे जितने भी प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं उसको कैसे बदला जाता है। स्पेशल रूल्स से ये, क्योंकि स्पेशल रूल्स में यह नियम है कि अलग अलग वाक्यों के लिए अलग अलग कुछ रूल्स हैं। बस बहुत संक्षिप्त हैं, छोटे हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनको आपको ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको सेंटेंस की, मतलब आपको सेंटेंस पहचानने की। और सेंटेंस अगर नहीं पहचानते हैं तो ये दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लोग जिनको सेंटेंस समझ ही नहीं आता है कि किस प्रकार का सेंटेंस है, उनके लिए यह दिक्कत हमेशा आता है। तो आप आज जो है हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। सिर्फ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और किसे कहते हैं, इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत आप सेंटेंस को जानेंगे। जरा मैं एक वाक्य देता हूं, जरा आप उसको समझेंगे। यह एक वर्ड है, यह तीन चार शब्द दिए हैं। पटना दिया हूँ, इज दिया हूँ, राम दिया हूँ, टू दिया हूँ, गोइंग दिया हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा, पटना, इज, राम, टू, गोइंग। अब ये जो शब्द हैं एक साथ रखे गए हैं। अब एक साथ रख देने से इसको बोलेंगे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब साथ में आता है तो उसी को ग्रुप में कहा जाता है। ग्रुप में होता समूह, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसको बोला जाएगा। अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो कोई कुछ भी अर्थ नहीं निकलने वाला, क्योंकि सारे शब्द इधर के उधर करके रखे गए हैं। यानी कि एक्चुअली यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट एज ए सेंटेंस। एक वाक्य के रूप में आप इसको पहचान ही नहीं पाओगे। इसलिए अगर इसी शब्द को एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो कहा जाएगा, बट इट इज नॉट ए सेंटेंस। यह एक सेंटेंस नहीं है। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे लिख दें कि राम इज गोइंग टू पटना, राम इज गोइंग टू पटना। अब उन्हीं शब्दावलियों का मैं प्रयोग पुनः किया। द सेम वर्ड्स हैज बीन यूज्ड इन दिस एंड दिस इज इन करेक्ट ऑर्डर। इफ यू सी इट, दीज आर इन करेक्ट ऑर्डर। ये सही क्रम में है। सही क्रम में होने की वजह से ये एक सेंटेंस है। दिस इज ए सेंटेंस। राम पटना जा रहा है, अर्थ होगा राम पटना जा रहा है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए सेंटेंस नहीं है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड से भी है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड से भी है। यह सेंटेंस का अर्थ नहीं प्रदान कर रहा है, अर्थ नहीं व्यक्त कर रहा है, यह व्यक्त कर रहा है, इसलिए सेंटेंस कहा जाएगा।
इस प्रकार से अगर डिफाइन किया जाए इसको तो कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a sense is called a sentence. उसको हम एक सेंटेंस कहते हैं। ऐसा शब्दों का समूह जिसका अर्थ होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। नहीं तो अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो वह सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। अब सवाल यह है कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, यू हैव टू नो इट। सेंटेंस कितने प्रकार का होते हैं इसमें आप देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो पहला होता है, अगर आप कर सके तो नोट भी कर लीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आपको बताते चलो, जिसको आईसीएसई बोर्ड में, उसके आईसीएसई की किताबों में या फॉरेन लैंग्वेज की किताबें हैं उसमें यह स्टेटमेंट करके आता है। इसको कहते हैं स्टेटमेंट, या ऐसे कहें सीबीएसई बोर्ड में किसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस लोग कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि 3 नाम से ही जाना जाता है। अलग अलग बोर्डों में अलग अलग तरीके से लोग इसका नाम रखे हुए हैं और बताया जाता है। इसके बारे में दूसरा सेंटेंस वाले क्रम से आप जान लें। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड होता है इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और फिफ्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यह सेंटेंस है जो नरेशन के अंतर्गत जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस स्टेट्स समथिंग ऑफ हैपनिंग, यह किसी न किसी घटना का वर्णन करता है। और एक चीज अब बताओ, ये जो सेंटेंस है ना, इसके 2 पार्ट्स और होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अधिकतर बच्चे अफर्मेटिव को ही या असर्टिव सेंटेंस समझ लेते हैं, ऐसा भूल न करें। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, बिकॉज दीज आर काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, दीज आर काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट। इसलिए इसको कभी ऐसा भूल कर भी न सोचें। तो असर्टिव सेंटेंस को किसी घटना के होने या न होने की सूचना देता है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण के रूप में मैं लिख रहा हूँ, आप देखेंगे असर्टिव सेंटेंस का एक उदाहरण कि महात्मा गांधी was born on 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को जन्म लिए थे। अर्थ है ये ना। अब ये अर्थ देने वाले यानी कि उनके जन्म लेने की सूचना मिल रहा है। और बाकी असर्टिव सेंटेंस का या स्टेटमेंट का एक लक्षण अभी आपको जानना बहुत जरूरी है। पहचानने के लिए लक्षण जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कम से कम एक सेंटेंस, एक सब्जेक्ट होता है, जैसा महात्मा का दिया हुआ है। सेकेंड, इसमें फाइनाइट वर्ब भी होता है, हो या ना हो, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहता है। जो भी असर्टिव सेंटेंस होगा उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहेगा, एक सब्जेक्ट ऑफ रहेगा। यही इसका लक्षण है, मुख्य लक्षण। या निगेटिव का भाव अगर देगा, निगेटिव में होगा तो जैसे ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेला।
अब यहाँ देखिए, उसके फुटबॉल ना खेलने की सूचना मिल रहा है, इसमें भी एक सब्जेक्ट आया, लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। और मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे। इस तरह का जो भी सेंटेंस आएगा उसको बोलेंगे स्टेटमेंट बोलिए, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलिए, या असर्टिव सेंटेंस बोलिए। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होता है वह होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव हिंदी में बोला जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चूंकि आप बहुत दिनों से जानते हैं इसको, ये नहीं है कि हम नया बता रहे हैं, लेकिन इसको रिमाइंड कराना उन लोगों के लिए जिनको अभी भी जानकारी नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे गए होते हैं वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? यस नो टाइप और WS टाइप क्वेश्चंस। यस नो टाइप क्वेश्चंस और WS टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं? तो उनका जैसे मान लीजिए दिया है, डू यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल जाते हैं? क्या आप स्कूल जाते हैं? इस प्रकार का अगर सेंटेंस है तो चूंकि यहाँ जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो अर्थ क्या से निकलता है, यानी कि डू हो, इज हो, हैज हो, हैव हो, कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब हो, तो यहाँ से अगर जो अर्थ निकलेगा वह क्या से निकलेगा, और उसका जवाब हमेशा यस या नो में आता है। जैसे क्या आप स्कूल जाते हैं, क्वेश्चन हो गया। अगर जाता होगा बच्चा या जाता कोई भी व्यक्ति जाता होगा तो बोलेगा यस, और नहीं जाता होगा तो बोलेगा नो। आप जानते हैं इसको। तो यस नो में जवाब आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस। हाउ, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन? तो यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस प्रकार से बोला जाएगा। दूसरा सेंटेंस होता है जैसे वेयर डू यू गो? आप कहाँ जाते हैं? जरा सोचिए, वेयर, यहाँ जो भी शब्द आएगा WS से शुरू होने वाला शब्द होगा, इसलिए इसको बोलते हैं WS टाइप क्वेश्चंस। तो वेयर डू यू गो आया हुआ है, इसका अर्थ यस नो में बोलकर नहीं निकाल सकते। अगर बोले, कोई पूछता है कि आप कहाँ जाते हैं, तो आप बोलेंगे यस, नहीं बोल पाएंगे। इसका पूरा एक वाक्य बोलना ही पड़ेगा, यानी कि यह एक महंगा सेंटेंस होता है। इट इज एन एक्सपेंसिव सेंटेंस बिकॉज when you write answer of this question you use the ink, more ink, and if you speak you waste your energy. In this way you can say that it is very expensive sentence, यह बहुत महंगा सेंटेंस होता है WS टाइप। तो इसका जवाब एक वाक्य में आता है। आप एक शब्द यस या नो बोलकर काम नहीं चला सकते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार का हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। यकीन है कि यह समझ गए होंगे आप। अब तीसरा जो सेंटेंस है हमारा, उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ध्यान देंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो इंपेरेटिव सेंटेंस इज द सेंटेंस इन विच ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज शोन। वह वाक्य जिसमें आदेश, सलाह या रिक्वेस्ट, प्रार्थना दर्शाया गया हो, वह वाक्य होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का सबसे मुख्य लक्षण होता है कि इसका सब्जेक्ट हमेशा छिपा रहता है। जैसे गो अहेड, गो अहेड में सामने जाइए, गो अहेड। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट अधिकतर यू होता है और वह हमेशा छिपा रहता है। न बोलने वाला यू बोलता है, न लिखने वाला यू लिखता है, उसको छिपा दिया जाता है। इट इज हिडन, इट इज अंडरस्टूड ओनली।
यह केवल समझ लिया जाता है। गो अहेड वाक्य शुरू होता है यहाँ से, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहता है। इसमें भी अफर्मेटिव निगेटिव होता है। अगर निगेटिव हो, ये अफर्मेशन का सेंस दे रहा, अगर इसी का निगेटिव पार्ट बनाए, निगेशन का भाव देने वाला, तो डू नॉट या डन वाक्य से पहले रखा जाता है। डोंट प्लक दी फ्लावर, फूल मत तोड़ो, एक लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। डू नॉट या डोंट सबसे पहले आएगा, निगेटिव होगा तो, क्योंकि सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है इंपरेटिव में। इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस है। इसका अर्थ होगा फूल मत तोड़ो, इसका होगा गो अहेड का मतलब सामने जाओ, आगे जाओ। लेकिन एक वाक्य और होता है इसमें, जो लेट से शुरू होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट इंपरेटिव होता है। एक ऐसा भी वाक्य होता है जो इनडायरेक्ट होता है, वह हमेशा लेट से शुरू होता है। जैसे डायरेक्ट हम ऑर्डर नहीं दे सकते, डायरेक्ट हम एडवाइस नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बैठा हुआ है और दूसरा बच्चा, राम बैठा है, श्याम उसका पैर हाथ पकड़ रहा है और आप आदेश दे रहे हैं राम को वहाँ जाओ। अगर उससे डायरेक्ट बोलेंगे वहाँ जाओ, गो देयर, तो वह हो जाएगा डायरेक्ट इंपरेटिव। लेकिन वो पकड़ ले रहा है, जाने नहीं दे रहा है, तो हम उसको आदेश करेंगे श्याम को, तो लिखेंगे लेट हिम गो देयर, उसे वहां जाने दो, उसे वहां जाने दो। तो लेट से शुरू होगा और लेट के बाद या ऑब्जेक्टिव केस में आता है, उसके बाद से जो भी वर्ड आएगा, यानी कि जिसके लिए कहा जाएगा कि काम करने के लिए, क्रिया करने के लिए, वह ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस होता है। मुझे यकीन है 3 सेंटेंस आप समझ गए, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और साथ में इंपरेटिव। इसके बाद का जो सेंटेंस है वह है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके लिए ध्यान दें, ऑप्टेटिव सेंटेंस यह इच्छा को जाहिर करता है, शुभकामना देने के लिए प्रयोग किया जाता है अधिकतर। द सेंटेंस विच शोज द गुडविल, दैट इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी शुभकामना देने के लिए जिन वाक्य का प्रयोग किया जाएगा वह ऑप्टेटिव में होगा। इसका लक्षण ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, जैसे आप नए साल में देखे होंगे, आप बोल देते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, और इसका लक्षण लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क पे लगाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। तो यह वाक्य जो है शुभकामना आपने दिया है, तो यह वाक्य जो है ऑप्टेटिव है। ऐसे ही किसी के बर्थडे पर जाते हैं आप, तो बर्थडे पर बोल देते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस प्रकार से होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताते चलूं कि अधिकतर इसमें जो शब्द शुरू, जो वाक्य शुरू होता है वह होता है मे से शुरू। मे, आप इस शब्द को जानते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू या मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे। देहात में बोलते हैं प्रणाम, लोग बोलते हैं आशीर्वाद। महाभारत और रामायण में आप देखे होंगे संस्कृत की शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। जब कोई प्रणाम करता है ऋषि महर्षि मुनि को, तो वही बोलते हैं कि यशस्वी भव, या नहीं तो दीर्घ देवी भव। तो दीर्घ देवी भव, तो कभी कभी हो जाता है कि मे यू लिव लॉन्ग, लिव
नाउ मे यू लिव लॉन्ग, लंबी उम्र मिले आपको, दीर्घजीवी भव। देहात के भोजपुरी में लोग बोलते हैं जुग जुग जिया। दीज आर सम ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आपने देखा ये मे से शुरू हो रहा है, मे से शुरू होकर के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहता है, जो इसका लक्षण है, और इसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आपने 4 सेंटेंस सीखा, और लास्ट सेंटेंस है हमारा आज का, वह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, द सेंटेंस विच रिवील्स एक्सक्लेमेशन, वह वाक्य जो आश्चर्य को दर्शाता है, विस्मय दर्शाता है, क्योंकि इसका नाम ही होता है विस्मय बोधक वाक्य दर्शाता है, उसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस सेंटेंस का सबसे बड़ी यही बात होती है कि यह सोची समझी हुई हुआ वाक्य नहीं होता है, यह मुख से अचानक निकल जाता है। जैसे हमारे शरीर में 2 नर्व्स होते हैं, मोटर नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स। तो एक नर्व्स क्या बतलाता है, बाहरी सूचना हमारे ज्ञानेंद्रियों से, और दूसरा जो नर्व्स होता है वो हमें वह ले जा करके सूचना पहुंचाता है एक हमारे ब्रेन को, और ब्रेन ने जो कुछ भी आदेश दिया उसका पालन कराने के लिए दूसरा नर्व्स जाता है, उस अंग को सूचना देता है। तो ये ऑटोमेटिक क्रिया है, ऑटोमेटिक होती है। तो जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और संजोग से किसी को देखा आपने कि कोई लॉरी के नीचे कुचल गया, ट्रक के नीचे कुचल गया, आपके मुंह से ऑटोमेटिक निकलता है, अगर एक शब्द निकलेगा, अरे बाप रे, वो गॉड, इस प्रकार का शब्द निकलता है, एक शब्द निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बोलते हैं इंटरजेक्शन। एक शब्द निकले तब, लेकिन अगर वाक्य निकल गया, अरे बाप रे बाप, ये तो मर गया, इस प्रकार का अगर निकलता है तो वह वाक्य हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि वो सोच करके नहीं बोल रहा है। जैसे इसका सबसे बड़ा लक्षण होता है कि यह हाउ या व्हाट से शुरू होता है, उसके बाद से कोई एडजेक्टिव आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कोई वर्ब आता है, चाहे मेन वर्ब आए चाहे हेल्पिंग वर्ब आए, फिर कुछ और भी आ सकता है, नहीं आ सकता, लास्ट में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। जैसे हाउ स्वीट शी सिंग्स, हाउ स्वीट शी सिंग्स, वह कितना मधुर गाती है, कितना मीठा गाती है, कितना प्यारा गाती है। यह है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप देख रहे हैं हाउ से शुरू हुआ वाक्य, हाँ देखिए, इससे टैली कीजिए। हाउ शुरू हुआ, एडजेक्टिव में लिखा हूँ, यहाँ एडजेक्टिव है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। इस प्रकार से यह सेंटेंस हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे एक वर्ड से समझिए, जैसे मान लीजिए व्हाट ए नॉटी बॉय यू आर, व्हाट ए नॉटी बॉय यू आर। यहाँ ध्यान देखिए, व्हाट से शुरू हुआ, ये तो आर्टिकल है, लग जाता है कभी कभी, जब यहाँ नाउन आएगा तो आर्टिकल आ जाएगा यहाँ, और नॉटी अब एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, उसके बाद से यहाँ यू सेकंड, यहाँ मतलब ये जो है सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, एक्सक्लेमेशन का मार्क है। इस प्रकार का भी सेंटेंस जो होगा वह एक्सक्लेमेटरी होगा। कभी कभी ये पहला लक्षण था। दूसरा लक्षण है कि इसके साथ हाउ या व्हाट तो लगा रहेगा, उसके बाद कोई नाउन आ जाएगा, नाउन, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आए चाहे मेन वर्ब आए, कुछ और भी आ सकता है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन का मार्क होगा। जैसे व्हाट ए बिल्डिंग इट इज, व्हाट ए बिल्डिंग इट इज, यह कितना शानदार बिल्डिंग है,
अब देखो यहाँ पर बिल्डिंग नाउन है, इसके पहले आर्टिकल आया हुआ था, नाउन आएगा तो आर्टिकल आएगा। हाउ व्हाट का प्रयोग किया गया, नाउन आ गया, फिर सब्जेक्ट इट आ गया, वर्ब इज आ गया, कुछ भी नहीं है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का मार्क लग गया। तो यह दो प्रकार का होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम कैसे बदलते हैं, जब हम नरेशन में आएंगे पुनः स्पेशल रूल्स के अंतर्गत, आप जान रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो स्पेशल रूल के अंतर्गत जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा तो मैं बताऊंगा। और एक और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और उसका सबसे बड़ा बात होता है कि यह हाउ या व्हाट से शुरू नहीं होता, हाउ या व्हाट से नहीं शुरू होगा, बल्कि किसी न किसी इंटरजेक्शन के शब्द जैसे एलास, हुर्रे, ब्रेवो, ओ, आ इत्यादि से शुरू होगा, तो अभी एक्सक्लेमेटरी होता। एलास आप देखा बताते हैं हम, एलास जो दुख प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, हुर्रे खुशी प्रकट करने के लिए किया जाता है, और ब्रेवो किसी को की प्रशंसा करने के लिए किया जाता है, और ओ और आ का अपना सेंटेंस के अनुसार उसका अपना अर्थ निकलता है। कैसे देखेंगे आप, मान लीजिए एलास पर है तो एलास, और यहाँ एक चीज और याद रखना है, जब यह इंटरजेक्शन का शब्द रखा जाएगा उसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। एलास ही डाइड और लास्ट में फुल स्टॉप होगा, यह असर्टिव में आ गया, और एलास शब्द जुड़ने के साथ यह असर्टिव सेंटेंस जो है सीधे एक्सक्लेमेटरी बन जाता है। एलास ही डाइड, वाह वो मर गया। इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है यह एक्सक्लेमेटरी होता है। और प्यारे साथियों, आपको यह सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया, मैं बताया, इसलिए बता दिया कि नरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सेंटेंस आप पहचानेंगे नहीं तो बदलेंगे कैसे, इसके लिए पहले ही जान लें। और शेष हम अगले वीडियो में बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस वाणी को विश्राम कर देता हूँ।